नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी टेट एग्ज़ाम 2022 संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि यूपी टेट की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन भभूति, दूसरा ऑप्शन बाणभट्ट, तीसरा भास, चौथा श्रीहर्ष। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की भभूत की, तो भभूत की रचना उत्तर रामचरितम है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की भास की, तो भास की रचना दूधवाक्यम है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की श्रीहर्ष की, तो श्रीहर्ष की रचना रत्नावली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम, तीसरा मालविकाग्निमित्रम, चौथा मेघदूतम। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालविकाग्निमित्रम। अगर यहाँ पर बात की जाए रघुवंशम और कुमार संभवम की, तो ये दोनों महाकाव्य हैं। अगर बात की जाए ऑप्शन डी की मेघदूतम, तो मेघदूतम खंड काव्य है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से समझते हैं। महाकवि कालिदास ने अपनी आरुति रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया, जो 3 भागों में विभक्त है। ये महाकाव्य ये 2 भागों में विभक्त है, कुमार संभवम, और ये रघुवंशम खंड काव्य है जो ऋतुसंहारम, और ये मेघदूतम। नाटक है कौन कौन से इनके, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरूपम में समास है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अनुरूपम में कौन सा समास है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है द्वंद्व समास, दूसरा बहुब्री, तीसरा अव्ययभाव समास, चौथा तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला कादम्बरी, दूसरा हरचरितम, तीसरा चंडी शतकम, चौथा 10 कुमार चरित्रम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखते पहला ऑप्शन कादम्बरी ये है, हरचरितम ए बी है, चंडी शतकम ए बी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 कुमार चरित्रम, ये इनकी बाणभट्ट की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बगुले को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला चटक, दूसरा बक, तीसरा कपोत, चौथा काक। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, बका। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की चटक की, तो चटक चिड़िया को कहते हैं, कपोत कबूतर को कहते हैं, और काक कौवे को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालका अपी शब्द का सन्विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बालका अपी में सन्विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन बालको धन अपी, दूसरा बालका धन आवपी, तीसरा बालका धन वपी, चौथा बालकाप धन अपी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें सन्विच्छेद सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालको धन अपी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला रमाए, दूसरा रम्या, तीसरा रमाए, चौथा रम्ये। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है इसमें रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप। तो रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप रमाए होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसको यहाँ पर व्याख्या से देखते हैं पूरा। ये रमा शब्द लक्ष्मी के कारण स्त्रीलिंग शब्द है। ये रमा के पूरे रूप हैं, इनको याद कर लेना। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको ये रूप पूरे याद कर लेने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन के। पहला पित्रे, दूसरा पितरी, तीसरा पिते, चौथा पितृयाम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सप्तमी एकवचन, तो सप्तमी एकवचन का रूप पितरी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब इसको व्याख्या से देखते हैं, पूरे इनके रूप देखते हैं पूरे।
पितृ पिता ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। उनके ये पूरे रूप दिए गए हैं, इनको याद कर लेना है। इनके याद करने का तरीका ये है, पहले एक वचन के पूरे रूप याद कर लो, फिर इसके बाद द्विवचन के, फिर इसके बाद बहुवचन के रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 14, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा 12, चौथा 18। तो यहाँ पर आपको बताना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए 14। अब ये 14 कौन कौन होते हैं, हम इनको यहाँ विस्तार से देखते हैं। महेश पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अब इनको देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला देखते हैं अयुड़, ऋलिक, दूसरा, तीसरा एंग, चौथा एच, पांचवा हैब्रेट, छठवां लड़, सातवां यमर्णम, आठवां जबज, नौवां गणदस, 10वां जबगणदस, 11वां खप छठत चटतब, 12वां कपय, 13वां सासरा, 14वां हल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला 18, दूसरा 20, तीसरा 15, चौथा 24। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुराणों की संख्या 18 होती है। अब ये कौन कौन 18 होते हैं, इनको विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। पहला देखते हैं मत्स्य, दूसरा मार्केंडे, तीसरा भविष्य, चौथा भागवत, पांचवां ब्रह्मांड, छठवां ब्रह्मा वैव्रत, सातवां ब्रह्मा, आठवां बावन, नौवां बराय, 10वां विष्णु, 11वां वायु शिव, 12वां अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां गरुण, 17वां कूर्म, 18वां स्कंद। तो ये पुराणों की संख्या 18 होती है, जो इस प्रकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, सा पुस्तकम पठसी, दूसरा सा विद्यालयम गच्छता, तीसरा तौ विद्यालयम गच्छता, चौथा ते पुस्तकम पठत। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तौ विद्यालयम गच्छता। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, तौ विद्यालय गच्छता। अब इसको यहाँ पर विस्तार से समझते हैं। सा पुस्तकम पठसी, तो यहाँ पर साकर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया पठत का प्रयोग होना चाहिए था, तो इसीलिए गलत है ये। दूसरा देखते सा विद्यालयम गच्छता, यहाँ पर भी सा के साथ प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया गच्छत का प्रयोग होना चाहिए था, जिसमें गच्छता लिखा था ये। तीसरा देखते हैं तौ विद्यालयम गच्छता, वाक्य में तौ के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छता का शुद्ध रूप है, तो यहीं पे ये राइट आंसर हो गया था। ते पुस्तकम पठत, तो यहाँ पर ते के साथ प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया पठंतु का होना चाहिए था, पठंतु, तो यहाँ पढ़ता था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला गच्छतु, दूसरा गच्छेत, तीसरा गमस्यति, चौथा अगच्छत। तो यहाँ पर आपको बताना था कि गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, गच्छतु होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की गच्छेत की, तो गच्छेत में विद्लिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की गमस्यत की, तो गमस्यत में भविष्यत काल होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की अगच्छत की, तो अगच्छत में लंग लकार भूतकाल होता है। अब इनके रूप यहाँ पर दिए गए विस्तार से, ये देखो दिए गए इनके गम धातु के लोट लकार के ये इनके रूप होते हैं, ऐसे चलते हैं। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। इनके रूप भी याद कर लेना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तावर का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया तावर का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा दंत, चौथा मूर्धा। तो उनकी उच्चारण स्थान की एक ट्रिक होती है, KTMDO। के से होता है कंठ मतलब का वर्ग, टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धा मतलब टा वर्ग, और डी से दंत ता वर्ग होता है, और ओ से ओष्ठ पा वर्ग होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि ता वर्ग वाला, तो ता वर्ग वाला हो गया ऑप्शन सी दंत। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में
अरविंदम शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अरविंदम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन की पहला नीरम, दूसरा गगनम, तीसरा वायु, चौथा कमलम। तो यहाँ पर बात कीजिए अगर ऑप्शन ए की नीरम की, तो नीरम माने पानी होता है, गगनम माने होता है आकाश, वायु माने होता है पवन और कमलम माने अरविंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला द्वितीय एक वचन, दूसरा चतुर्थी एक वचन, तीसरा तृतीय एक वचन, चौथा तृतीय द्विवचन। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनके पितृ शब्द के रूप हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करवा चुके हैं, इनको देख लेना। पितृ शब्द के रूप पूरे दिए हैं उसमें व्याख्या सहित प्रश्न नंबर 8 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा है। यहाँ पर दिया गया पहला युवाम, दूसरा सा, तीसरा वयम, चौथा तस्मिन। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें है। इनके रूप चलते हैं सा तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। तुम्हें उत्तम पुरुष पूछेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में ये वयम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। युवाम माने तुम दोनों होता है, सा माने वह होता है, वयम माने हम सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला 69, दूसरा 79, तीसरा 79, चौथा 69। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं 69। तो 69 को 79 कहा जाता है, 79 को भी 79 कहा जाता है, 79 को इसको भी 79 कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 69। 69 माने 69 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला समु, दूसरा सम, तीसरा सा, चौथा सम। पहले यहाँ पर समझते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग ये शब्द के प्रारंभ में लगने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सम उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के। पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 3। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। संस्कृत में अयोग व वर्णों की संख्या 4 होती है, जो इस प्रकार हैं। पहला होता है अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वामूली, चौथा उपधमानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाशीट पद का अर्थ ... संख्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अष्टाशीट पद की संख्या कितनी है। तो अष्टाशीट का मतलब होता है अष्ट माने 8 और सीट माने 80। तो 80 8 88। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 88। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की 78 की, तो 78 को 78 कहते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी 87 को सप्ताशीट कहते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की 18 की, तो 18 को अष्टादश कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहु का विपरीत अर्थक शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बहु का विपरीत अर्थक शब्द। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला अभिज्ञ, दूसरा अल्पज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ, चौथा ब्रह्मज्ञ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बहु का विपरीत अर्थक शब्द। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्पज्ञ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए कि पहला परसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा विसर्ग, चौथा उपसर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी उपसर्ग। आदि में जुड़ने वाले शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए कि पहला सदुक्तम, दूसरा पावका, तीसरा सज्जन, चौथा जलौध। तो यहाँ पर आपको बताना है
कौन सा है इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सज्जन। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में दीर्घ संधि है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की पावका में, तो पावका में अयाद संधि है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की जलौद की, तो जलौद में वृद्धि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्रय में संधि है, तो यहाँ पर आपको बताना तत्रय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा पूर्व संधि। तो यहाँ पर पूछा गया था कि तत्रय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि संस्कृत में भविष्यत काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई, पहला ऑप्शन लट लकार, दूसरा लोट लकार, तीसरा लेट लकार, चौथा लंग लकार। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी लेट लकार। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की लट लकार की, तो लट लकार में वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की लोट लकार की, तो लोट लकार में आज्ञार्थक आज्ञा देने वाला होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की लंग लकार की, तो लंग लकार में भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पठामा पट धातु का रूप होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पठामा पट धातु का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दी गई, पहला लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, दूसरा लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, तीसरा लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, चौथा विलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामा होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की लोट लकार की, तो लोट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में पठाम होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो पठेम होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम होगा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की विलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में पठेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगत में प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आगत में कौन सा प्रत्यय है? पहला कित्वा, दूसरा कित, तीसरा ल्यूप, चौथा सत्र प्रत्यय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आगत में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत में ल्यूप प्रत्यय। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी ल्यूप प्रत्यय। गम धन ल्यूप बराबर आगत होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की कित्वा प्रत्यय की, तो कित्वा प्रत्यय में गम धन कृत्वा बराबर गत्वा होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की कित प्रत्यय की, तो कित प्रत्यय गम धन कित बराबर गता होता है। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की सत्र प्रत्यय की, तो यहाँ पर गम धन सत्र बराबर होता है गच्छन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, तो यहाँ पर आपको बताना कि स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया 2, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 3। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं, कुल 25 वर्ड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेन में विभक्ति है, तो यहाँ पर आपको बताना तेन में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, पहला प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा तृतीया, चौथा चतुर्थी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीया। इनके रूप तत् के रूप चलते हैं सातौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय। चलिए इनके पूरे रूप देखते हैं। यहाँ पर ये पूरे रूप दिए गए तत् के, ये रूप ये पूरे इनके ऐसे चलते हैं सातौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्या, तस्मात् ताभ्याम तेभ्या, तस् तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। तो इनके रूप भी याद कर लेना है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, पहला यण, दूसरा सल, तीसरा हस, चौथा अस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये तीनों सा, तालब सा, मूर्धा सा, दंती सा और हा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए की यड़ प्रत्याहार की, तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अंतस व्यंजन आते हैं। अंतस व्यंजन या वा रा ला होते हैं। चलिए अब इनको यहाँ पर विस्तार से समझते हैं।
ऊस मणों का बोधक प्रत्याहार सल है। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ड आते हैं, जबकि यल प्रत्याहार के अंतर्गत ये भी या वराला ये आते हैं, और हस प्रत्याहार के अंतर्गत ये इतने वर्ड आते हैं, और जस प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। चलिए इनको भी याद रखना है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।